पहला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन बलबन ने किया था। तो दोस्तों बलबन ने जो है दीवाने अर्ज इस विभाग का जो है पुनर्गठन किया था। दोस्तों दीवाने अर्ज जो है ये एक सैन्य विभाग था। ये एक दोस्तों सैन्य विभाग था ये, और इसका जो है शाही सेना के विनियमन और संरक्षण के लिए जो है जवाबदेह था, यानी कि जो सेना होती थी उसके संरक्षण का कार्य इसके द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों इसके अलावा भी जो है कई सारे विभाग थे, जैसे कि दीवाने विजारत। दोस्तों दीवाने विजारत जो है ये एक राजस्व और वित्त विभाग था। इससे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इस चीज़ से रिलेटेड है सभी। अगला है दोस्तों दीवाने अर्ज। दोस्तों दीवाने अर्ज जो है ये एक सैन्य विभाग था, जैसा कि अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी से संबंधित कि कौन सा जो बलबन ने शुरू किया था। और अगला है दोस्तों दीवाने अंसा। दोस्तों दीवाने अंसा जो है ये शाही पत्राचार विभाग था। अगला है दीवाने रिसालत। दोस्तों दीवाने रिसालत जो है ये प्रमुख काजी की अध्यक्षता में धार्मिक मामलों का एक विभाग था, यानी कि जो इनका जो है प्रमुख काजी होता था ये इसकी अध्यक्षता में कार्य करता था ये विभाग, और धार्मिक मामलों से संबंधित जो भी कार्य होते थे वो इससे संबंधित होते थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दीवाने बंदगान। दोस्तों दीवाने बंदगान जो है और दीवाने खैरात ये जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए थे। और दोस्तों दीवाने खैरात जो है ये दान विभाग था, और दीवाने बंदगान जो है दासों का एक विभाग था। अगला है दीवाने मुस्तखराज। दोस्तों दीवाने मुस्तखराज जो है ये बचत के लिए शुरू किया गया था, और इसकी शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, जो खिलजी वंश का महत्वपूर्ण संस्थापक था। अगला है दोस्तों दीवाने कोही। दोस्तों दीवाने कोही जो है ये कृषि से संबंधित एक विभाग था, और दीवाने जो कोही था इसकी जो स्थापना की थी ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और दूसरा प्रश्न है, यदि किसी बैंक की संपत्तियां देनदारियों से अधिक हैं तो इसे किस रूप में दर्ज किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें ये बहुत ही आसान है, क्योंकि किसी भी बैंक की संपत्तियां जो हैं देनदारियों से अधिक हैं, यानी कि वो जितना उन्हें देना है पे करना है उससे अधिक उनके पास संपत्ति है, तो पे करने के बाद जो भी उनके पास बचेगा वो उनकी अपनी शुद्ध संपत्ति होगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, एमजी म्यूजिक अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। दोस्तों एमजी म्यूजिक अवार्ड जो है ये नागालैंड के द्वारा जो है, नागालैंड राज्य है इसके द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक अवार्ड है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट। दोस्तों एमजी म्यूजिक जो अवार्ड है ये एक वार्षिक संगीत पुरस्कार समारोह है जो म्यूजिशियंस गिल्ड नागालैंड द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों इस संबंधित आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है यानी कि। और दोस्तों एमजी म्यूजिक अवार्ड्स का जो पहला संस्करण था ये 2021 में आभासी रूप से आयोजित किया गया था, और इसका दूसरा संस्करण सन 2022 में आयोजित किया गया था। ये जो है आयोजित किया गया था जोतसोमा नागालैंड के RCE MPA के एक हॉल में, और ऑफलाइन हुआ था ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2021 में शुरू की गई PM उज्ज्वला 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों अगस्त 2021 में जो PM उज्ज्वला 2.0 योजना शुरू की गई थी, इसका जो उद्देश्य था ये था लाभार्थियों को 10 मिलियन LPG कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य
लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाने का जो है लक्ष्य रखा गया था। इसके बारे में चलो दोस्तों और देख लेते हैं। तो दोस्तों जो ये पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया था। और दोस्तों इसका योजना का जो 1.0 उज्ज्वला योजना जो थी ये 2016 में शुरू की गई थी और बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों, हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से किन लोगों के समूह को लाभ होगा? देखते हैं इसके ऑप्शन। छात्र और शिक्षक, अनाथ विकलांग बच्चे, बेरोजगार युवा, किसान और कृषि मजदूर। तो दोस्तों जैसा कि इसमें दिख रहा है साफ ही कि अनाथ विकलांग और बच्चे, निराश्रित महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक, इन्हीं को जो है आश्रय की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनाथ विकलांग बच्चे और निराश्रित महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक। चलिए इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष सरकार की एक नई पहल है जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा नए साल के शुभ अवसर पर किया गया था। योजना का जो परिव्यय बजट है ये 101 करोड़ रुपए है। दोस्तों इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है इसका जो है परिव्यय बजट कितना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में किस धर्म के लोग संगकेन त्योहार मनाते हैं? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो है बौद्ध धर्म के जो लोग हैं ये संगकेन त्योहार को मनाते हैं प्रतिवर्ष। चलिए इससे संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं अब। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में जो है, गौतम बुद्ध जो है जिन्हें विभिन्न रूप से शाक्य मुनि या तथागत कहा जाता है को बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे ये गौतम बुद्ध थे और इनका जो जन्म था ये सिद्धार्थ के रूप में हुआ था, यानी कि इनका जो बचपन का नाम था ये सिद्धार्थ था, जो शाक्य गणराज्य के शासक शुद्धोधन और उनकी पत्नी माया के पुत्र थे। दोस्तों ये जो गौतम बुद्ध थे इनके पिता का नाम शुद्धोधन और उनकी माता का नाम माया था और इनका जो जन्म है ये कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी के बगीचों में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। तो दोस्तों इससे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग छोटे गोल अंगक के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पेरोक्सीसोम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है यही राइट आंसर है, सन 1925। दोस्तों सन 1925 को जो है भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना की गई थी। दोस्तों भारतीय हॉकी महासंघ जो है ये भारत में फील्ड हॉकी का शीर्ष शासी निकाय था और इसका गठन जो है 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? तो दोस्तों 2020 और 21 में जो है मध्य प्रदेश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के जो व्यक्ति थे इनके बीच बेरोजगारी दर जो है काफ़ी कम थी, सबसे कम थी यानी कि। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना
किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान जो है इसकी स्थापना सन 1964 में की गई थी। दोस्तों राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान जो है इसे कथक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना सन 1964 में हुई थी। और ये जो है ये संस्था संगीत नाटक अकादमी का एक हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था और ये इन्होंने अपनी जो थी गीतांजलि के लिए, इनकी जो गीतों की एक पुस्तक थी गीतांजलि, इसके लिए जो है इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था सन 1913 में। और दोस्तों जो टैगोर थे ये भारत और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था और ये जो है पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय भी बने थे। तो दोस्तों इसलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत तरीके से जोड़ी गई है? तो दोस्तों हिंद स्वराज जो थी ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई थी सन 1909 में। और गीतांजलि जो अभी हमने ऊपर ही क्वेश्चन देखा है इससे संबंधित, गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1913 में लिखी गई थी। ये वो इसके लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि के लिए। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दोस्तों ये गलत होगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्योंकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये सुभाष चंद्र ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं ये जवाहरलाल नेहरू हैं और इन्होंने जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदनगर के किले में कैद रहते हुए यह पुस्तक लिखी थी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निम्नलिखित में से किस राज्य में रेल परिवहन का विकास कम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम, क्योंकि दोस्तों बाकी सभी जो राज्य हैं इनकी जो भौगोलिक स्थिति है मतलब ठीक है, सिक्किम की जो भौगोलिक स्थिति जो है इस तरह की है कि यहाँ पे जो है रेल परिवहन का विकास थोड़ा कम है, क्योंकि इसके विकास रेल परिवहन का विकास करने के लिए सिक्किम में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है ये मणिपुर राज्य में स्थित है और दोस्तों ये मणिपुर के जो है इम्फॉल में स्थित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2018 को इस विश्वविद्यालय की जो है आधारशिला रखी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इसकी जो है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इसकी जो है आधारशिला कब रखी गई थी और किसके द्वारा रखी गई थी? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2021 तक लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व का सबसे बड़ा जल अपवाह बेसिन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमेजन बेसिन। दोस्तों अमेजन बेसिन जो है ये अभी तक जो है विश्व का सबसे बड़ा जल अपवाह बेसिन है 2021 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर डैश थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 30% से नीचे। दोस्तों इस पहल का उद्देश्य जो है साक्षरता दर में महत्वपूर्ण लिंग अंतर को दूर करना था और इस कार्यक्रम का ध्यान जो है शिक्षा के माध्यम से महिला को सशक्त बनाने पर केंद्रित था,
जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि क्षरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खाद का गहन उपयोग, अधिक सिंचाई, खनन के कारण वनों की कटाई या अत्यधिक चराई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खनन के कारण वनों की कटाई। दोस्तों जब वनों की अत्यधिक कटाई होगी तो इससे जो है भूमि क्षरण जो है बहुत ही तेजी से प्रभावित होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की गणराज्य की विशेषता किस देश से संविधान से ली गई है? तो दोस्तों गणराज्य की जो विशेषता है ये फ्रांसीसी संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। दोस्तों इससे और रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं ये फ्रांसीसी संविधान से उधार लिए गए हैं और ये जो आदर्श हैं फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उभरे थे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिलिकॉन। दोस्तों सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संसद। दोस्तों संसद जो है केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है और दोस्तों संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर जो है ये संसद बनती है। संसद जो है इन तीनों का जो है परिणाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोक गायिका और पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता माधुरी वर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों लोक गायिका जो है माधुरी वर्तवाल ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं और इन्हें पद्मश्री जो है पुरस्कार मिला था सन 2022 में। चलिए अगला आगे देखते हैं। दोस्तों ये जो है माधुरी वर्तवाल ये ऑल इंडिया रेडियो के लिए संगीतकार बनने वाली पहली महिला बनी थी। तो ये भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है और इन्हें माधुरी वर्तवाल को जो है संगीत शिक्षिका बनने वाली उत्तराखंड की पहली महिला संगीतकार भी कहा जाता है और इन्हें 2019 में रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। और माधुरी वर्तवाल जो है ये उत्तराखंड रत्न और उत्तराखंड रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है इनको, यानी कि इन्होंने उत्तराखंड रत्न पुरस्कार भी जो है जीत रखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया था? तो दोस्तों रुद्रसेन जो थे, रुद्रसेन द्वितीय ये वाकाटक राजवंश के एक शासक थे और इन्होंने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के शासक थे, इनकी पुत्री प्रभावती से विवाह किया था। चलिए दोस्तों तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।